आज बीपीएससी पीटी जो 72 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो सेट नंबर चौथा है। ये एरोटेरिया का सेट नंबर चौथा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र उसको क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था मगध। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि कौन सा भारतीय दर्शन है जो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये किया गया था वैशेषिक वैशेषिक जो सिद्धांत है, ये ये महर्षि कन्नाद के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये किस सिद्धांत का है, तो ये परमाणु सिद्धांत का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वैशेषिक हो जाएगा। महर्षि कन्नाद के द्वारा बताया गया था ये सिद्धांत के बारे में। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय की कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यानी कि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी वो लिपि कौन सी थी, वो थी खरोष्ठी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। वहीं ब्राह्मी है, ये बाएं से दाएं लिखे जाता था। जो जैसे हम वर्तमान में भी लिखते हैं बाएं से दाएं, तो ब्राह्मी लिखा जाता था, बाएं से दाएं लिखा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर सूची है सिंधु घाटी सभ्यता का और उसको मिलाना है। देखिए मांडा, ये मांडा कहाँ पड़ता था, तो आप जानते हैं कि मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता था। और जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चिनाब नदी। तो एक ही हो जाएगा 2 नंबर। देखिए एक ही हम जब मिलाए हैं तो एलिमिनेट हो गया और एलिमिनेट के कारण हमारा आंसर मिल गया। इसका आंसर होगा बी नंबर। और दूसरा है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आप जानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल है और ये उत्तर प्रदेश में था। और तो दू का आलमगीरपुर कौन सी नदी हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंडन नदी। दायमाबाद आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणतम स्थान था दायमाबाद और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कौन सा नदी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रवरा नदी। और वही सुतका गेंडोर है, ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी बिंदु था। और ये कौन सी नदी हो जाएगा, तो ये दासक नदी हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। मोरक्को देश का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। आप जानते हैं जो इब्न बतूता है ये अफ्रीकी देश के मोरक्को देश के यानी कि यात्री था और ये भारत आया था। किसके समय आया था, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत में आता है। और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक है उन्हें काजी के तौर पर, दिल्ली के काजी यानी कि दिल्ली के न्यायाधीश के तौर पर उसे नियुक्ति देते हैं और यहीं पर भारत में कुछ समय बिताता है। ये कहाँ के था, तो मोरक्को के था। मोरक्को कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका में पड़ता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के रूप में जाना जाता है। जिंदा पीर के रूप में किसे जाना जाता है, तो जिंदा पीर का मतलब हो गया कि अपने पिता के जिंदा रहते हुए ही अपने आप को शासन व्यवस्था में स्थापित करके राजा बना लेना। ये कौन था, आप जानते हैं कि औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके अपने आप को राज्याभिषेक करवा लिया था। इसलिए औरंगजेब को जिंदा पीर यानी कि जिंदा पीर की पदवी किसे दिया जाता है, ये औरंगजेब को दिया जाता है क्योंकि ये अपने पिता शाहजहां को कैद करके और अपने आप को राजा घोषित करवा लेता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक सआदत खां को बुरहान उन मुल्क की उपाधि किसने दी थी। यानी कि स्वतंत्र अवध के जो संस्थापक थे सआदत खां, उसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह के रूप में जानते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया था उपाधि, मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। नवरोज उत्सव को प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था। तो आप जानते हैं कि नवरोज उत्सव है ये पारसी का जो नव वर्ष होता है उसी के उत्सव मनाया जाता है नवरोज उत्सव। और ये किसके द्वारा मनाया गया था पहली बार, ये बलबन के द्वारा मनाया गया था। ये पारसी त्योहार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है मिलान चिन्ह। मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए बरीद ए मुमालिक किसे कहा जाता था, तो बरीद ए मुमालिक है जो गुप्तचर विभाग होते थे उसे बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। दीवान ए खैरात किसे कहा जाता था, तो खैरात का मतलब है दान विभाग हो जाएगा खैरात। दीवान ए अर्ज था जो सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग था। दीवान ए मुस्त खराज था
जो वित्त विभाग था। वहीं आप देख रहे हैं दास विभाग, तो दास विभाग के लिए दीवान ए बंदगान का प्रयोग किया जाता था। दीवान ए बंदगान था जो दास विभाग के लिए प्रयोग किया जाता था। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन को हुल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि कौन सा आदिवासी आंदोलन हुआ है जिसे हुल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? ये कौन सा है? ये संथाल विद्रोह है। इसी को हुल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इसमें सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। चारों भाई थे, सिद्धू कानू, चांद भैरव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। 12 नंबर है मिलान चिन्ह करना है। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। वहीं शारदा सदन है, शारदा सदन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पंडिता रामाबाई के द्वारा शारदा सदन स्थापित किया गया था। प्रथम बालिका विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं हिंदू धर्म सभा है जो राधाकांत के देव के द्वारा ये हिंदू धर्म सभा की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। वेलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल है एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है इंडियन अर्नेस्ट। इंडियन अर्नेस्ट में ये बताते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रवादी है नेता, उसमें अशांति के पिता बता देते हैं बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का पिता बता देते हैं। वहीं भारतीय अशांति का संगठन है जो वेलेंटाइन सिरोल है आर्य समाज को बताता है। भारतीय अशांति का संगठन बताता है आर्य समाज को। वहीं भारतीय अशांति के पिता बाल गंगाधर तिलक को। वहीं भारतीय अशांति के माता है जो हेलेना पेट्रोना ये भारतीय अशांति के माता है जो मैडम भिखाजी कामा को बताता है। भारतीय अशांति के माता मैडम भिखाजी कामा, भारतीय अशांति के पिता बाल गंगाधर तिलक, भारतीय अशांति का संगठन आर्य समाज को वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा बताया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर। 23 अगस्त 1931 को किस षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो आप जानते हैं इन तीनों को जो फांसी है वो लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में इन तीनों को फांसी पर चढ़ाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये चलाया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। 16 नंबर भी मिलान करना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है जो आप जानते हैं कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये पारित हुआ था। प्रथम अंगल अफगान युद्ध है जो लॉर्ड ऑकलैंड के नेतृत्व में लड़ा गया था। यानी इसी के समय प्रथम अंगल अफगान युद्ध है जो लॉर्ड ऑकलैंड के समय लड़ा गया था। पिंडारियों का दमन है जो कौन किया था? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो पिंडारियों का दमन करता है। वहीं सती प्रथा निषेध कानून है। अब जानते हैं कि लॉर्ड विलियम वेटिंग के समय सती प्रथा निषेध कानून है जो बनाया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है कि शाही नौसेना विद्रोह, यानी कि घटना दिया हुआ 4 उसको सही क्रम में सजाना है। शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि फरवरी 1946 में शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1946। यानी कि पहले हो जाएगा शाही विद्रोह, उसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा। ठीक है, क्योंकि शाही विद्रोह है जो शाही नौसेना विद्रोह है वो फरवरी में हुआ था और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया हुआ है, लेकिन घटना दोनों 46 का ही है। आजाद हिंद फौज के सिपाही पर लाल किला में मुकदमा, इसी को लाल किला ट्रायल के नाम से जाना जाता है और ये घटना 1945 की है। वहीं मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। इसमें सबसे पहली घटना कौन सा हो जाएगा? आजाद हिंद फौज पर जो ट्रायल चला था 1945 में हुआ था। उसके बाद इनकी सी सबसे पहले हो जाएगा, सी के बाद हो जाएगा ए नंबर, सी के बाद ए और उसके बाद हो जाएगा सी के बाद ए। देखिए सी के बाद ए हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ये कथन है और कारण है। देखिए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही बात है। इस दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया था।
तो ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद ही इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। कारण सही है, कथन और कारण दोनों क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, घटना दिया हुआ है और इसका सही क्रम में स्थापित करना है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, आप जानते हैं कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। क्लेमेंट एटली की भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा, ये कब किया गया था, फरवरी 1947 में। क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था, इसका घोषणा हुआ कि भाई हम 48 तक यानी कि 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। माउंटबेटन योजना, ये 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। वहीं अंतिम सरकार है, अंतिम सरकार की गठन है जो 2 सितंबर 1946 में किया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सबसे पहले बी घटना हुई थी यानी कि क्लीमेंट एटली की घोषणा, क्लीमेंट एटली की घोषणा हो जाएगा, नहीं इसका आंसर बी नहीं हुआ। इसका सबसे पहले कौन सी घटना हो जाएगी, इसमें सबसे पहले हो जाएगा अंतरिम सरकार मुस्लिम लीग। सबसे पहले ए डी बी, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा जून 1945 ईस्वी में शिमला में बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधि किसके द्वारा किया गया था। देखिए 1945 में कांग्रेस का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, तो 1945 में जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष कौन थे, ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्योंकि 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, उस समय रामगढ़ बिहार में ही पड़ता था, इनमें अबुल कलाम आजाद है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और 1945 तक, इनको 1945 जून में आयोजन हुआ था, लेकिन 1945 तक, लास्ट 45 तक दिसंबर तक कोई आयोजन ही नहीं हुआ था कांग्रेस का, इसीलिए अध्यक्ष बदला ही नहीं। ये लगातार 4-5 साल तक ये अध्यक्ष कांग्रेस के रह गए। और उस क्रम में जितना भी कांग्रेस का कुछ भी होता है तो उसका अधिवेशन का प्रतिनिधित्व है कांग्रेस की तरफ से कौन करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं। क्योंकि 1940 से लेकर के 1945 दिसंबर तक, 1945 दिसंबर तक मौलाना अबुल कलाम आजाद है जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हैं। इसीलिए जहां भी कांग्रेस का प्रतिनिधि करना होता है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही करते हैं। क्योंकि इस बीच कांग्रेस का न तो कोई अधिवेशन हुआ था, इसीलिए ये अध्यक्ष पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति बन गए थे। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। सन 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से हुआ था, तो 1776 में आप ध्यान रखेंगे कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था और इसका नाम था अ कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अ कोड ऑफ जेंटू लॉ, अ कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जनक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी है जो इसका जनक था। महलवाड़ी का अर्थ होता है कि देखिए पूरा महाल, महाल का मतलब होता है पूरा गांव के राजस्व को एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा देना। इनकी पूरा, इनकी एक व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगता था, पूरा गांव पर एक ही टैक्स लगा दिया जाता था। पूरा गांव को एक इकाई मानते हुए पूरे गांव पर एक तरह का टैक्स लगा दिया जाता था। उसको पूरा गांव से एक व्यक्ति वसूल करके गांव के प्रधान और ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा देती थी। इनकी प्रत्येक व्यक्ति से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं वसूलती थी। इनकी महाल का मतलब होता है गाँव, पूरे गाँव पर एक ही तरह से टैक्स लगा देना। ये कब हुआ था, तो 1822 में ये व्यवस्था प्रारंभ की गई थी और पूरे भारतीय क्षेत्र का 31% क्षेत्र पर इस प्रकार की व्यवस्था लागू किया गया था, 31%। आइए 23 नंबर। फराजी आंदोलन के नेता कौन थे, फराजी आंदोलन के नेता है जो हाजी शरियतुल्लाह थे। फराजी आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये हाजी शरियतुल्लाह थे। फराजी आंदोलन कहाँ हुआ है, ये बंगाल वाला क्षेत्र में फराजी आंदोलन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब है और इसमें इसका शासन क्रम कैसे कैसे है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि इसमें सबसे पहले है जो मुर्शिद कुली खां है जो बंगाल के नवाब बनते हैं और एक तरह से स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया जाता है। इनकी सबसे पहले सी नंबर हो जाएगा, सब में सी है पहले, ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा ये सी नंबर मुर्शिद कुली खां। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इसके उत्तराधिकारी कौन थे, तो सुजाउद्दीन थे। सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। तो उसके बाद हो जाएगा सी के बाद बी, सी के बाद बी, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, अब होगा आंसर बी या सी कोई हो सकता है। उसके बाद देखिए सुजाउद्दीन के बेटा थे जो सरफराज खां थे, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद अलीवर्दी खां हो जाएंगे। फिर अलीवर्दी खां के बाद जानते हैं कि सिराजुद्दौला आता है। इस प्रकार से बंगाल का अगले नवाब होता है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों तथा सिखों के बीच हुए चिलियावाला के प्रसिद्ध युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चिलियावाला का जो युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी
और सिख के बीच में हुआ था। ये 1849 में हुआ था। और 1849 में कौन था? तो 1849 में लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है 1848 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का भारत में कार्यकाल रहा है। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। न्यू लैंप फॉर ओल्ड शीर्षक से एक लेख श्रृंखला किन वर्ष के दौरान प्रकाशित किया गया था? तो आप जानते हैं कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड शीर्षक है जो किसके द्वारा लिखा गया था? अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। ये पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में घोषित, किस वर्ष में ये लिखा गया था? तो 1893 से 94 के बीच में एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा जा रहा है। प्रथम भारतीय महिला हो जाएगी सरोजिनी नायडू। ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सीधे पूछा जाता है तो एनी बेसेंट 1917 में जो अधिवेशन किया गया था, अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। वो कलकत्ता अधिवेशन था। आइए 28 नंबर क्वेश्चन। एक अंग्रेज शिष्टमंडल जो 1715 में फरुखशियर के दरबार में आया था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन शर्मन के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। जो 1715 ईस्वी में फरुखशियर के दरबार में आया था, उसका नेतृत्व किया गया था जॉन शर्मन के द्वारा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन है। कथन और कारण दिया गया है, विचार करना है। मुगल बादशाह जब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। तो बिल्कुल सही है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध हार जाने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और दूसरा कारण क्या कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि 1765 में के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। ये बिल्कुल सही है। जब इलाहाबाद की संधि हुई और उससे पहले जो बक्सर की जो युद्ध हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और मजबूती के साथ भारत में अपना शासन करने के लिए वो उसका एक रास्ता खुल गया था। तो ये बिल्कुल दोनों का दोनों क्या है? सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 30 नंबर। 30 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1808 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये बिल्कुल सही बात है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है जो 1804 में बंबई में किया गया था। सन 1823 में लंदन में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की स्थापना की गई थी। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, देखिए ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है उसके प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक के लिए होता है। ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक के लिए इसका कार्यकाल होता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि उप मुखिया के संदर्भ में जो चुनाव होता है उसमें कौन सा सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, बिल्कुल सही है। चुनाव में बराबर होने की स्थिति में विजेता का फैसला लॉटरी द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक और नियंत्रण में अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करती है। ये बिल्कुल सही है, उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। डी नंबर कह रहा है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। हम पहले ही स्टेटमेंट में बोले हैं कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया है जो मतदाता होता है। आइए 33 नंबर मिलान करना है। राष्ट्रपति के क्षमादान आदि शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आम भाषा में बजट कहा जाता है, किसमें लिखा गया है? ये आर्टिकल हो जाएगा 112 में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अभिवृत्ति, ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? आर्टिकल 51 में हो जाएगा। वहीं धन विधेयक की परिभाषा कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 110 में हो जाएगा। आर्टिकल 110 में हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल सही बात है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं हो सकता है। उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, गलत है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसीलिए हटाने के लिए महाभियोग की कोई चर्चा इसकी नहीं मिलती है। इसका आंसर कौन सा हो जाए? कौन सा सही है? तो 1 और 2 केवल इसका सही आंसर है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारी नहीं होती है? पूछ रहा है कि नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं होता है जो पूछा जा रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वेतन और भत्ता, बिल्कुल सही है। इसका भारित होता है भारत के संचित निधि पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी जाने वाली पेंशन, बिल्कुल सही है। ये भारत के संचित निधि पर व्ययित होगा, लेकिन उच्च न्यायालय के और न्यायाधीश के जो वेतन होगा वो राज्य के संचित निधि पर। देखिए जब हाई कोर्ट के जज रहेंगे, जब कार्यरत रहेगा तो तब राज्य के संचित निधि पर, और जब उसका पेंशन दिया जाना होगा तो भारत के संचित निधि पर। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ता
ये संचित निधि पर व्यय नहीं होंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का जो वेतन मिलता है वो एक एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एमपी सांसद के सदस्य के रूप में मिलता है, न कि प्रधानमंत्री के रूप में मिलता है, इसीलिए इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसका डी हो जाएगा। जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते हैं जो संचित निधि से खर्च किए जाते हैं, इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए, राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद, ये चर्चा कहाँ से है, ये आर्टिकल 163 में 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री के कार्य 167 में, विधान परिषद की चर्चा कहाँ की गई है, 169 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण है, राज्यपाल नाम मात्र का राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। संविधान के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। आप जानते हैं जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति है जो नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं, और वास्तविक प्रधान है जो केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रावधान है राज्य में किया गया है। राज्य में राज्यपाल है जो नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होंगे, लेकिन वास्तविक प्रमुख है कि कौन सा होगा, राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो वास्तविक प्रधान होगा और पूरा कार्यकाल वही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, पंचायतों के करारोपण की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद में किया गया है। पंचायतों के करारोपण यानी कि टैक्स, पंचायत किस अनुच्छेद के तहत टैक्स लगा सकती है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 243H के तहत। जो पंचायत है अपने क्षेत्र में कुछ कुछ विषयों पर, जैसे मेला लग गया, जो सार्वजनिक बाजार लगती है उस पर हो, या और भी किसी तरह के जो क्षेत्र विषय वस्तु होती है उस पर टैक्स आरोपित कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 39 नंबर क्या कह रहा है कि वर्ष 2005, कथन और कारण है कि वर्ष 2005 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम पारित किया गया था, बिल्कुल सही बात है, किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य बालकों के विरुद्ध अपराध अथवा बाल अधिकार के उल्लंघन पर शीघ्र विचार करना, ये बिल्कुल सही है, ये उसका उद्देश्य भी यही था। इसके लिए कारण और कथन दोनों सही एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया गया है। धर्म के आदि के आधार पर जो विभेद है आर्टिकल 15 में कहा गया है। आर्टिकल 15 में इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, और ये कहाँ पर मिलता है देखने को, जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। समानता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक देखने को मिलता है, तो 15 इसी के बीच में आ जाएगा। तो धर्म आदि के विभेद पर प्रतिषेध है वो समानता का अधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ी प्रायद्वीपीय जो पहाड़ी है उत्तर से दक्षिण की ओर में स्थापित करना है इसको। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है। अब जानते हैं कि भारत में जो सबसे दक्षिणतम दक्षिण में जो पहाड़ी है वो कार्डेमम की पहाड़ी है, यानी कि सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, कार्डेमम हो जाएगा, यानी कि 4 सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर से दक्षिण कह रहा है स्थापित करने के लिए, तो सबसे लास्ट में कौन सा होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो डी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे लास्ट में 4 है ही नहीं। और जानते हैं कि जो सबसे उत्तर में कौन सा है, जवादी है। इस चारों ऑप्शन में सबसे उत्तर में कौन सा है, जवादी है, यानी कि पहले ए होना चाहिए। तो एक सबसे पहले और 4 सबसे लास्ट में। तो देखिए 2 ही ऑप्शन है, ए और बी है, जहाँ पर 1 सबसे पहले और 4 सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो सी ऑप्शन कट जाएगा। एलिमिनेट ऐसे ही करना है आपको, कैसे कैसे करना है देखिए। उसके बाद जवादी के बाद कौन सा आता है, नीलगिरी आता है। नीलगिरी के बाद आता है अन्नामलई, अन्नामलई के बाद आता है कार्डेमम। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, हिंद महासागर द्विध्रुव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सकारात्मक आईओडी हिंद महासागर द्विध्रुव घटनाएं पश्चिम हिंद महासागर में गर्म पानी और सुमात्रा के पास ठंडे पानी की विशेषता है। यह बिल्कुल क्या है, बात बिल्कुल सही है। वहीं सकारात्मक आईओडी हिंद महासागर द्विध्रुव आमतौर पर भारतीय मानसून को बढ़ा देता है, भारतीय मानसून को बढ़ा देता है, जिससे भारत में अच्छी फसल होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि हवा है, इनकी पवन है, स्थानीय पवन का मिलानचीन करना है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल कहाँ चलता है, तो मिस्ट्रल चलता है आल्पस में, आल्पस पर्वत के पर चलता है, आसपास में चलता है, यूरोप में चलता है मिस्ट्रल। चिनूक कहाँ चलता है, तो चिनूक चलता है रॉकी पर्वत पर, यानी कि उत्तरी अमेरिका। शांता आना कहाँ चलता है, तो ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में शांता आना है, यह स्थानीय पवन चलता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2-3-1, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित हिमालय पर्वतमाला चोटी को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि सबसे पूर्व में कौन है और सबसे पश्चिम में कौन सा है, ये आपको दिखाना है। तो सबसे पूर्व में कौन सा है,
इसमें ऑप्शन के अनुसार सबसे पूर्व में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है आप जानते हैं, सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, यानी कि सबसे पहले दू होना चाहिए। देखिए ये सी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहले दू होना चाहिए। कंचनजंगा के बाद कौन सा होता है, तो मकालू। मकालू नेपाल में पड़ता है, ये कहाँ, नेपाल। मकालू, मकालू के बाद हो जाएगा 3 नंबर। देखिए 2 4 3 1, 2 4 3 1। सबसे पहले पड़ेगा कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। उसके बाद मकालू नेपाल में पड़ता है, नेपाल के सबसे पूर्व में पड़ता है मकालू। उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, फिर कैलाश पर्वत देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। आइए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब है जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। देवप्रयाग में भारतीय अलकनंदा से मिलती है, भागीरथी है जो अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद है गंगा के नाम से जानी जाती है, ये बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तीसरा है कि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीनों का तीनों स्टेटमेंट है जो सही है। आइए 46 नंबर क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम भंडार गुजरात, असम और मुंबई हाई क्षेत्र में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही बात है कि पेट्रोलियम भंडार है इस क्षेत्र में स्थित है। सिंहभूम जिला में नोआ मुंडी और गोवा गुआ तांबा अयस्क की खदान है। आप जानते हैं कि सिंहभूम में किस प्रकार की अयस्क देखने को मिलता है, तो लोहा देखने को मिलता है, न कि तांबा। तांबा के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, खेतरी यानी कि राजस्थान वाले क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा उसका अयस्क मिलता है। इसका स्टेटमेंट 2 हो जाएगा गलत। मैग्नीज भंडार मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 है जो आंसर सही है, क्योंकि सिंहभूम क्षेत्र है तांबा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरा हो जाएगा गलत। आइए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भार कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग करने के लिए उद्योग कच्चे माल क्षेत्र के पास स्थित होता है, बिल्कुल सही है। देखिए वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल की अत्यधिक आवश्यकता होती है और उसका कच्चे माल का अधिक उपयोग किया जाता है, तो उसमें क्या होती है कि उद्योग है जो कच्चे माल के आसपास में ही लगाया जाता है, देख करके यहाँ पर कच्चे माल है इसीलिए उद्योग इसी क्षेत्र में स्थापित किया जाए, क्योंकि कच्चे माल को ढोना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पहला स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही बताया गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 1854 में पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, तो ये बिल्कुल ये भी बात सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो आप जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल बात सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 47 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए 48 नंबर। 48 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जेट स्ट्रीम भारत में पश्चिमी विक्षोभ से निकटता से जुड़ी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ से निकटता से जुड़ी हुई है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्ब से कौन सा जुड़ा हुआ है, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट है जो इससे जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 48 का नंबर का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आइए 49 नंबर क्वेश्चन। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु सामान्यतः निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो जलवायु है जो तटीय कैलिफोर्निया अमेरिका में पाया जाता है, मध्य चिली में देखने को मिलता है, ये पश्चिमी के प्रांत यानी कि दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, लेकिन न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर ये हमें देखने को नहीं मिलता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी क्षेत्र होता है वहां पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। गोंडवाना कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। देखिए गोंडवाना नहीं पाया जाता, यहाँ पर तृतीय महाकल्प के कोयला पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। भूरा कोयला तमिलनाडु, पुदुचेरी, गुजरात के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 3 है जो इसका आंसर सही हो जाएगा। आइए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और जीएनपी में अंतर को अभिव्यक्त करता है, यानी कि जीडीपी और जीएनपी में। देखिए जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब होता है कि अपने देश के नागरिक के द्वारा जो उत्पादित होती है वस्तु और सामग्री, या इसका उत्पादन देश में किया गया हो या विदेश में किया गया हो, तो सभी को क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। लेकिन जीडीपी क्या कहता है, जीडीपी कहता है कि अपने क्षेत्र के, अपने भौगोलिक सीमा के अंदर का उत्पादन, यानी कि अंतिम वस्तु का उत्पादन उसका, लेकिन उसका उत्पादन देश के नागरिक करे या विदेशी नागरिक, ये सबको शामिल करके जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी में क्या होती है कि विदेशी नागरिक जो उत्पादन करते हैं हमारे सीमा के अंदर, उसको भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि हम विदेशी को हटा देते हैं और जो हमारे लोग विदेश में काम करके जो उत्पादन किए उसको हम जोड़ लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि आपको अभिव्यक्त करता है तो दोनों में क्या अंतर देखने को मिलती है, तो वही विदेशों से
प्राप्त निवल आय मतलब शुद्ध आय। विदेशों से प्राप्त निवल आय का मतलब होता है कि जीडीपी के दौरान जो हमारे देश में जो विदेशी उत्पादन करते हैं उसको हम अपना देश से हटा देते हैं, और जो लोग हमारे देश के, हमारे नागरिक हमारे देश से बाहर आके विदेश में उत्पादन करते हैं उसका निवल आय जोड़ लेते हैं। तो जीएनपी और जीडीपी में यही अंतर हमें देखने को मिलता है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन, सर्वोदय योजना पूछ रहा है कि कौन सा गलत कथन है, गलत कथन का चुनना है हमें। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। गांधीवादी योजना महात्मा गांधी के द्वारा 1944 में, यही गलत हो जाएगा। देखिए गांधीवादी योजना है जो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया गया था, महात्मा गांधी इसमें प्रस्तुत नहीं किए थे। जन योजना 1945 में एम.एन. रॉय, बिल्कुल सही है। बॉम्बे प्लान 1944 में सर अरदेशजी दलाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघर्षात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति रोजगार छोड़ करके, यानी कि कोई व्यक्ति एक रोजगार छोड़ करके दूसरे रोजगार की तलाश में होता है तो उसे संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब कोई व्यक्ति एक रोजगार में है और उससे अच्छा रोजगार तलाश करने के चक्कर में एक रोजगार छोड़ देता है तो उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी तथा संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। देखिए ये गलत है, क्योंकि घर्षणात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी को जोड़ दीजिएगा तो ये बेरोजगारी के प्राकृतिक दर हो जाएंगे। यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी नहीं, अगर घर्षणात्मक बेरोजगारी होता तो ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी है इसलिए गलत हो जाएगा। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी को जोड़ दिया जाए तो वो बेरोजगारी के प्राकृतिक दर कहलाते हैं। आइए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सही है। अभी और स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, ये बिल्कुल सही बात है। संरचनात्मक बेरोजगारी उस समय उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति की योग्यता उसके काम की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होती है, ये बिल्कुल सही बात है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, ये इसलिए इसका स्टेटमेंट हो जाएगा सही। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है, तो केवल 2 और 2 सही नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, निस्पंदन स्फीति स्टैगफ्लेशन की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है। स्टैगफ्लेशन का सिंपल सी अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई भी अधिक हो, बेरोजगारी भी अधिक हो, और महंगाई और बेरोजगारी दोनों अधिक होती हैं तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी, वस्तु की कीमत में वृद्धि, ये बिल्कुल सही है। यही इसका स्टैगफ्लेशन का उदाहरण होता है कि अर्थव्यवस्था भी प्रगति नहीं कर रही है, बेरोजगारी भी अधिक है और महंगाई भी अधिक है, यही स्टैगफ्लेशन कहलाता है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 को पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, कौन सा कथन गलत है जो आपसे पूछा जा रहा है। साधन लागत पर जीडीपी की प्राप्ति बाजार कीमतों पर जीडीपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा करके होती है, बिल्कुल सही है। साधन लागत पर एनडीपी, यह साधन लागत पर एनडीपी उत्पाद के साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान और ब्याज के रूप में देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय होती है, ये बिल्कुल सही है। साधन लागत पर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस माइनस निवल उत्पाद प्लस निवल उत्पाद, नहीं ये दोनों गलत है, ये गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ निवल उत्पाद घटा दिया जाता है, ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा था कि गलत कौन सा होगा, ये हो जाएगा सी नंबर, ये गलत हो जाएगा। आइए 56 नंबर क्वेश्चन, खरक निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। भारत द्वारा चीनी उत्पादन का विकास, भारत द्वारा चीनी का उत्पादन कब किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो 1932 में चीनी उत्पादन का प्रयोग, जो सबसे पहले चीनी उत्पादन है जो 1932 में हुआ था, चीनी उत्पादन हो जाएगा 1932 में। रिसरा में प्रथम जूट मिल, रिसरा में प्रथम जूट मिल आप जानते हैं कि ये कब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1855 में हो जाएगा। 1855 में रिसरा में पहले चीनी जूट मिल का उत्पादन हो जाएगा। रिसरा कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान बंगाल में रिसरा पड़ता है। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन है जो 1870 में हुआ था। वहीं बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का आरंभ है जो 1854 में हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 2 3 1। जो चीनी का उत्पादन है जो सबसे पहले कब हुआ जाएगा, तो ये 1932 होना चाहिए। उसके बाद रिसरा में प्रथम जूट मिल है, रिसरा में जो प्रथम जूट मिल है कब हुआ था, तो 1855। वहीं जो प्रथम स्टील उत्पादन है 1870, और बंबई में प्रथम कपड़ा मिल हो जाएगा जो 1854 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, कह रहा है कि मुद्रास्फीति को कम करने हेतु निम्नलिखित में किन मात्रात्मक उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इसको कम करना है, तो जो मात्रात्मक जो उपाय होता है आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति उसको बढ़ा दिया जाता है, तो इन्फ्लेशन है जो कम होने की उम्मीद होती है। सीआरआर को बढ़ा करके, बिल्कुल सीआरआर बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा कि मार्केट से लिक्विडिटी है जो कम होने की संभावना हो जाएगी। वैधानिक तरलता अनुपात को घटा करके, बिल्कुल घटाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी और बढ़ जाएगी तो और महंगाई हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। रेपो रेट बढ़ा करके, बिल्कुल सही है, रेपो रेट बढ़ा देंगे तो मार्केट से लिक्विडिटी है जो सक करने लगेगा, तो ये सही है।
रिवर्स रेपो रेट को घटा करके, रिवर्स रेपो रेट को घटा करके, रिवर्स रेपो रेट को घटा देंगे बट घटा करके तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4 नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर हो जाएगा सी नंबर। रिवर्स रेपो रेट को घटा देते हैं तो क्या है कि इसको घटा दिया जाता है रिवर्स रेपो रेट को, तो रिवर्स रेपो घटा नहीं, बढ़ा दिया जाएगा तब होगा, ये गलत हो जाएगा आंसर, घटा करके नहीं बढ़ा करके, बढ़ा देंगे तो क्या होगी, तो लिक्विडिटी है कम होने की संभावना होगी, लेकिन घटा देंगे तो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगा। तो इसका सिर्फ आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 में क्या कह रहा है कि चाय बोर्ड कोलकाता, बिल्कुल सही है, चाय बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में है, चाय बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में, बिल्कुल ये सही है। कॉफी बोर्ड कहाँ है, कोच्चिन, कॉफी बोर्ड कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु, इसीलिए एक स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। कॉफी बोर्ड कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा कॉफी बोर्ड। रबर बोर्ड कहाँ है, कोयम्बटूर, ये बिल्कुल हो जाएगा सही। तंबाकू बोर्ड कहाँ है, गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है गुंटूर। इसमें कितने स्टेटमेंट है जो सुमेलित है, केवल और केवल 3 स्टेटमेंट है जो इसमें सुमेलित है। आइए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, क्या कह रही है कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु मानदंड पर विचार करे एवं सही गुट का चयन करे। जब भी कोई कंपनी महारत्न की दर्जा प्राप्त होती है तो उससे पहले क्या है, उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि वह मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि मिनी रत्न नहीं नवरत्न प्राप्त होगा तब उसे महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। देखिए 3 कैटेगरी होता है कंपनी को दर्जा प्राप्त करने का, एक होता है मिनी रत्न, उसके बाद क्या होती है महारत्न, सॉरी हाँ महारत्न नहीं, मिनी रत्न, उसके बाद नवरत्न, उसके बाद महारत्न होती है। सबसे पहला कैटेगरी है मिनी रत्न, उसके बाद नवरत्न, तब सबसे बड़ा कैटेगरी हो जाएगा महारत्न। तो उसके कोई भी कंपनी अगर महारत्न की दर्जा प्राप्त करना चाहती है तो उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना जरूरी है। तो इसमें मिनी रत्न कह रहा था, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, बिल्कुल सही है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। विगत 3 वर्ष में इसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ या इससे अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। विगत 3 वर्ष में इसका कर पश्चात औसत लाभ यानी कि टैक्स हटाने के बाद जो लाभ है 5,000 करोड़ से अधिक रहा हो, 3 वर्ष के कहा जा रहा है, 3 वर्ष के औसत लाभ। विगत 3 वर्ष में इसका औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ या इससे अधिक रहा हो तो इसे महारत्न का दर्जा दे दिया जाएगा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए 62 नंबर कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना, रोजगार आश्वासन योजना एवं बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। ये कब किया गया था, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। मध्याह्न भोजन है जो 1995 में शुरू किया गया था, रोजगार आश्वासन योजना है जो 1997 के आसपास में शुरू किया गया है, वहीं बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम है जो 1994 में शुरू किया गया था। तो ये कौन सा योजना हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आइए 61 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का शुद्ध रूप ग्रेफाइट है, कार्बन का शुद्ध रूप है जो ग्रेफाइट है, बिल्कुल ये सही है। अभियांत्रिकी हीरे सिंथेटिक डायमंड को उच्च ताप और उच्च दाब की प्रक्रिया से बनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो कृत्रिम हीरा होता है उसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बनाया ही जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए 62 नंबर, अग्निशमन कपड़े, रक्षा वाहनों का कवच, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण के निर्माण के लिए निम्नलिखित में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि केवलार का प्रयोग इसी के लिए प्रयोग किया जाता है, जो अग्निशामक कपड़ा हो, रक्षा वाहन कवच हो या औद्योगिक सुरक्षा उपकरण के रूप में केवलार का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो आप जानते हैं कि ADE के जो विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और सी है जो जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कौन सा हो जाएगा, ADE के, जबकि जल में घुलनशील है बी और सी। आइए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए इसिहारा टेस्ट है, इसिहारा टेस्ट कहा जा रहा है कि हीमोफीलिया की जांच के लिए किया जाता है। तो इसिहारा टेस्ट है जो वर्णांगता होती है उसके लिए जांच किया जाता है। कौन सा, इसिहारा टेस्ट, जो वर्णांगता होती है, वर्णांगता क्या है, एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है और इसी के जांच के लिए इसिहारा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। वहीं मलेरिया के लिए क्विनोन एक सामान्य दवा है, ये बिल्कुल सही है। क्विनोन है जो सिनकोना वृक्ष के तने की छाल से प्राप्त होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आइए 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग मलेरिया से प्रभावित होती है। तो मलेरिया से कौन सी भाग प्रभावित होती है, तो आप जानते हैं कि तिल्ली एवं आरबीसी है जो मलेरिया से प्रभावित होता है। वही है मस्तिष्क किस बीमारी से प्रभावित होता है, तो सोने की बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित होता है। पेचिस से आंत प्रभावित हो जाती है, पेचिस बीमारी से आंत प्रभावित होती है। वहीं अस्थि मज्जा है जो काला जर नामक बीमारी से अस्थि मज्जा है जो प्रभावित हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, एक नाभिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन के गति को कम करने के लिए हम भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का यानी कि D2O का प्रयोग किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन,
68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा होता है। जो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए थी, अनंत पर होनी चाहिए। आइए 69 नंबर, डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए, डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डायनमो का प्रयोग करते हैं डीसी धारा को उत्पन्न करने के लिए। आइए 70 नंबर क्वेश्चन है कि बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैनिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैनिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेरिंग में दो गोल धातु के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती हैं ताकि घर्षण का उत्पन्न किया जा सके, इसीलिए छोटे छोटे जो बॉल है वो दो गोले धातु के छल्लों के मध्य रखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है या खिलाड़ी के सक्षम बनाता है, संवेग को शून्य करने में सक्षम बनाता है ताकि कैच है जो हाथ से छूट न जाए। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, उससे हमें ये सिद्धांत देखने को मिलता है। इसलिए खींचा जाता है पीछे की तरफ ताकि गेंद है उसके संवेग को शून्य किया जाए और गेंद है जो आसानी से हाथ में कैच हो जा सके। आइए 72 नंबर, किसी व्यक्ति की आवाज का मोटा या पतला होना किस पर निर्भर करता है? ये तारत्व, उसके तारत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि अल्फा किरण एक रेडियोधर्मिता तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है। बिल्कुल ये क्या है? सही है। अल्फा किरण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। अल्फा किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा ये खोज की गई थी। ये कौन सा हो जाएगा? इसका स्टेटमेंट हो जाएगा सभी के सभी सही हो जाएंगे। आइए 74 नंबर, किसी उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर करता है? तो कौन सी कक्षा में उसको स्थापित किया गया है, यानी कि पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर उसका निर्भरता करता है, यानी कि किस कक्षा में उसको स्थापित किया गया है उसके अनुसार उसका जो कालानुक्रम है यानी कि परिक्रमण काल है वो निर्भर करेगा। आइए 75 नंबर क्वेश्चन, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। आइए CH3CHO COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसे लैक्टिक अम्ल भी कहा जाता है। CH3CHOH COOH को लैक्टिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन, आपको 3 परख नलियां दी गई है, उसमें से एक में आसुत जल यानी कि शुद्ध जल और अन्य दो में, एक में अम्ल विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इसमें किसे नीला लिटमस को लाल हो जाएगा? नीला लिटमस को लाल करना है तो नीला को जब भी लाल करना होगा तो अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और जब लाल को नीला करना होता तो क्षार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है नीला लिटमस को लाल करना है तो अम्ल का प्रयोग करेंगे। आइए 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नीला थोथा का सामान्य सूत्र है? तो नीला थोथा का सामान्य सूत्र कौन सा हो जाएगा? CuSO4 × 5H2 है, 5H2 है जो नीला थोथा का सूत्र है, CuSO4 × 5H2O। वहीं CaSO4 × 2H2 है जो जिप्सम है, CaSO4 × 2H2O क्या है? जिप्सम है। वहीं ZnSO4 × 7H2O क्या है? तो ये व्हाइट विट्रियोल इनकी उजला थोथा इसी को कहा जाता है। आइए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं किंतु अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देती हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। ये बिल्कुल बात क्या है? सही है। वे पदार्थ जो किसी उत्पादक की सक्रियता को कम कर देती है या नष्ट कर देती है, उत्प्रेरक विष कहलाती है। ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद कर देती हैं, अश्मंदक कर देती हैं, क्या? अश्मंदक कहलाती हैं। ये बिल्कुल बात क्या है? सही के सही है। ये क्या है? कैटालिस्ट के प्रकार है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए कैटालिस्ट का काम ही होता है, उत्प्रेरक का काम ही है या तो जो रिएक्शन होता है उसको बढ़ा दे या तो घटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, जल का घनत्व किस तापमान पर हमें अधिकतम होती है? उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आइए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो हाइड्रोजनीकरण है। हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाया जाता है। क्वांटम डॉट्स बिंदु क्या है? क्वांटम डॉट्स बिंदु क्या है? तो ये धातु या अर्धचालक पदार्थ से निर्मित होती हैं। बिल्कुल सही है। ये 10 नैनोमीटर से कम नैनोमीटर के पैमाने की कण होती हैं। ये भी बात सही है। एक छोटे से क्षेत्र में सीमित इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या के कारण कृत्रिम परमाणु माने जाते हैं। ये भी बात बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। आइए 81 क्वेश्चन क्या कह रही है? 82 नंबर है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक होती है?
तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये मैग्नीज और क्लोरीन की हमें आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है 84 नंबर कि डीएनए में कौन से बेस युग्म के बीच 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं? 3 हाइड्रोजन बंध किसके बनेंगे? तो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जबकि 2 हाइड्रोजन बंध है जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कह रहा है सही नहीं है? इंसोमिया नींद विकार से जुड़ा हुआ है, ये सही है। डिस्पेनिया सांस की तकलीफ से जुड़ा है, ये भी बिल्कुल सही है। एनोसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से जुड़ा हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, इसका सभी सही हो जाएंगे। मस्तिष्क के किस भाग में भूख प्यास और ताप नियंत्रण करता है? तो ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस। धमनी में रक्त दाब शिराओं की तुलना में क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर भेजना पड़ता है, इसीलिए शिराओं की तुलना में अधिक प्रेशर कहाँ होनी चाहिए? धमनियों में होना चाहिए। 88 नंबर, पीत पित्ताशय में बनता है और यकृत में संग्रहित होता है, बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि पीत है जो कहाँ बनता है? लीवर में इसका निर्माण होता है। और संचय कहाँ होता है? इनकी संग्रहण कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। और इसकी आवश्यकता कहाँ होती है? तो आवश्यकता होती है छोटी आंत में पाचन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरा क्या कह रहा है? यकृत मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये भी गलत हो जाएगा, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। तो कौन सा कथन सही है? तो न तो 1 न तो 2। 89 नंबर, सभी मनुष्य में रुधिर एक समान नहीं होने का क्या कारण है? तो आप जानते हैं कि एंटीजन है, एंटीजन के कारण है जो सभी मानव में जो रक्त है एक समान नहीं होता है। रक्त में विभेदीकरण कौन करता है? ये एंटीजन के कारण ही होता है। जाइलम का क्या काम होता है? आप जानते हैं जल से जाइलम, जल से जल संवहन करना, तो जल के संवहन कौन करेगा? जाइलम करेगा। वहीं फ्लोएम का काम कौन सा होता है? फूड का, यानी कि जो भोजन का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। आइए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा कब दिया था? तो ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 1942 में। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1912 में, ये हुआ था बांकीपुर में हुआ था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1940 में, रामगढ़ में हुआ था। बिहार के विभाजन की घोषणा कब की गई थी? ये 1911 में किया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी डी। देखिए सी डी हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ये 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवंबर में बढ़ैया मुंगेर में जमींदारों द्वारा बटाईदारों को बेदखल करने के प्रयासों के खिलाफ किसने बड़ा आंदोलन किया था? ये किया था बिहार किसान सभा के द्वारा। ये कब हुआ था? 1937 में ये आंदोलन हुआ था, जिसे बढ़ैया ताल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1937 में ये हुआ था, बिहार के किसान सभा के द्वारा किया गया था। आइए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता, देखिए शहरी साक्षरता पूछा जा रहा है आपसे कि घटते क्रम में व्यवस्थित जिला का सही अनुक्रम क्या है? घटते क्रम यानी कि सबसे ज्यादा शहर में कौन शिक्षित है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है? घटते क्रम कह रहा है, इसमें कौन हो जाएगा? कैमूर पटना मुंगेर, कैमूर पटना मुंगेर। लेकिन ऑल ओवर साक्षरता कहता है ना, तब रोहतास पहले हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शहरी साक्षरता का है तो कैमूर पहले हो जाएगा। आइए 94 नंबर, पायराइट का उत्पादन अमझौर रोहतास में पड़ता है। अमझौर पायराइट के उत्पादन में अग्रणी है। गैलेना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? तो ये बांका में हो जाएगा। एस्बेस्टस की उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो मुंगेर में किया जाता है। सोना आप जानते हैं कि सोना है जो जमुई में अधिक उत्पादन दभी भंडार इसका मिला है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आइए 95 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा में विलीन होने से पहले कितने जिले को पार करती है? कहने का मतलब है सोन नदी है जो बिहार के कितने जिला में से होकर प्रवेश यानी कि बहती है? प्रवाह क्षेत्र 5 जिला है। कौन कौन जिला है? तो रोहतास में प्रवेश करती है सोन नदी, औरंगाबाद है, अरवल, भोजपुर और पटना में गंगा में ये मिल जाती है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रावधान किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका अन्य स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं कि पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम सभा दूसरी सबसे बड़ी सभा होती है। ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ग्राम पंचायत है जो सबसे बड़ी सभा है, दूसरी नहीं है, सबसे बड़ी सभा है। 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को लिख करके दे सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जा रहा है कितने कथन गलत है, तो केवल एक और एक कथन है जो गलत है। आइए, बैटरी भंडारण क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बिहार के किस जिले में स्थापित की जा रही है? ये लखीसराय के कजरिया में इसका स्थापना किया जा रहा है, जो बैटरी भंडारण है, जो भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है।
98 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार के पहले सत्याग्रही है जो श्री कृष्ण सिंह थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत के पहले सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? तो विनोबा भावे हो जाएंगे, लेकिन बिहार में श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। वहीं दूसरे जो सत्याग्रही थे वो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। चाहिए 99 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चंपारण में किसानों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, शंभू शरण आदि थे। बिल्कुल सही बात है। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? ये तीनों के तीनों चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है। जानते हैं 1917 में चंपारण में यह आंदोलन हुआ था। आइए 100 नंबर क्वेश्चन, बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन किसका हिस्सा था? तो आप जानते हैं कि सबना बगिया आंदोलन का हिस्सा था। इसी में बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन किया गया था, क्योंकि सबना बगिया आंदोलन मुख्य रूप से नमक कर के विरुद्ध में आंदोलन किया गया था। तो बिहार में उतना क्षेत्र नहीं थे नमक बनाने के लिए, तो और जगह पर अन्य अन्य प्रकार के आंदोलन के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया था। आइए 101 नंबर क्वेश्चन, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल किस वर्ष बिहार से ब्रिटेन भेजा गया था, जिसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा किए थे? ये ब्रिटेन कब भेजा गया था? तो 1914 में भेजा गया था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, कह रहा है कि पीटर मुंडी की बिहार की यात्रा कब हुई थी? तो पीटर मुंडी बिहार की यात्रा कब किया था? तो ये 1632 में किया था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो अकाल के बाद 1686 में गोलघर का निर्माण किया गया था। मंत्रिमंडल का इस्तीफा कब हुआ था? आप जानते हैं कि 1939 में मंत्रिमंडल का इस्तीफा किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन कब किया गया था? तो 1940 में हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, बिहार में रेल परिवहन पहली बार कब शुरू की गई थी? तो बिहार में जो रेल परिवहन की शुरुआत है जो 1860 से लेकर के 1862 के जो समय था उसमें पहली बार बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी। आइए 104 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धारवाड़ की चट्टान है और इसका निर्माण क्रम पूछा जा रहा है। तो धारवाड़ का निर्माण है जो कब हुआ था? तो ये हो जाएगा प्री कैम्बियन काल में धारवाड़ है निर्माण हो जाएगा। ये बिहार के जो दक्षिण जो पूर्व क्षेत्र होते हैं, जो बिहार के दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि कुछ जिला आते हैं, जैसे कि वो जिला हो जाएगा नवादा, हो जाएगा जमुई, बांका, गया, इसमें जो चट्टान पाई जाती है वो धारवाड़ चट्टान है। ये प्री कैम्बियन काल में इसका निर्माण हुआ था। वहीं विंध्य है, विंध्य का निर्माण कौन सा काल में हुआ था? तो प्लिस्टोसीन या होलोसीन समय है। इसमें विंध्य जो श्रेणी है इसका निर्माण हुआ था। बिहार में कैमूर और रोहतास में विंध्य श्रेणी पाई जाती है। वहीं टर्शियरी है, इसका निर्माण किस समय हुआ था? तो प्लिस्टोसीन काल में टर्शियरी है। टर्शियरी है जो भारत के मात्र एक जिला जो पश्चिमी चंपारण है वहां पर टर्शियरी चट्टान देखने को मिलता है। जो हिमालय के सबसे निचली जो चट्टान है जो शिवालिक है उसी का क्षेत्र वहां तक विस्तार है। इसी को टर्शियरी पठार या चट्टान के रूप में जाना जाता है। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। इसका निर्माण जो प्लिस्टोसीन काल में हुआ था। 105 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण और शहरी जो जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए बिहार में उस समय 2011 का जब जनगणना हुआ था तो मात्र 11% लोग हैं जो शहर में रहते थे और 88.7% है जो ग्रामीण क्षेत्र में उस समय निवास करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए 106 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बंधु है जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र क्या था? यह था बिहार बंधु। वही दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र सर्व हितैषी था जिसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में किया है। तो ये हितैषी सर्व जो हितैषी है क्या है? ये हिंदी समाचार पत्र था, न कि इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश कहा जा रहा था इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। सर्व हितैषी क्या है? ये हिंदी समाचार पत्र है। तीसरा क्या है कि बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवर था जिसका प्रकाशन पटना से मजरूल हक ने 1876 में किया था। देखिए ये बिहार का पहला जो उर्दू समाचार पत्र है नूरुल अनवर तो था, लेकिन इसका प्रकाशन पटना से नहीं किया जाता था। इसका प्रकाशन जो आरा से किया जाता था और मजरूल हक के द्वारा नहीं किया जाता था, जबकि मोहम्मद हाशिम के द्वारा किया जाता था। ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका प्रकाशन होता था आरा से होता था और इसके जो प्रकाशक थे वो मोहम्मद हाशिम साहब थे। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो केवल एक और एक स्टेटमेंट इसका हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले जो चेयरमैन थे वो हसन इमाम साहब थे। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो फतेह शाही विद्रोह है वो सारण वाले क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह में देखने को मिलता है। 109 नंबर क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला का क्रम कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। देखिए मुंगेर में लिंगानुपात है जो 876 है,
भागलपुर में है 879 है, वहीं खगड़िया में 883 है। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ हो जाएगा? मुंगेर में हो जाएगा। 110 बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील कौन सी है? ये कांवर झील है। कहाँ पड़ता है? ये बेगूसराय में पड़ता है। 111 नंबर क्वेश्चन, अग्नि प्राइम मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक परमाणु सक्षम 3 चरण वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 3 चरण नहीं है, और अग्नि प्राइम है उसका मात्र 2 चरण है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसकी आधिकारिक मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। तो ये हो जाएगा क्या? गलत। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, जबकि 3000 किलो तक का पेलोड लेकर के ये जा सकता है। 3000 किलोमीटर तक के ये विस्फोटक सामग्री लेकर के ये जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही? असत्य पूछ रहा है कथन, असत्य कथन कौन सा है? तो ये 1 और 2 दोनों है जो असत्य है। 112 नंबर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में किन्हें प्रदान किया गया है? ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये फिलीपींस सरकार के द्वारा, ये मनीला से, फिलीपींस की राजधानी मनीला से ये प्रदान किया जाता है, और ये एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये एजुकेट गर्ल जो राजस्थान की है, भारत में एक एनजीओ है, ये एजुकेट गर्ल कहाँ की? राजस्थान की, इसको दिया गया, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया के शाहीन अली को दिया गया, ये एक बात हो जाएगा गलत। फिलीपींस के फ्लाई वियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को ये दिया गया है, बिल्कुल सही है, ये दोनों को दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और 2 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 1 और 3। हॉकी एशिया कप 2025 ए ने बी को हरा करके जीता है। तो एशिया हॉकी कप है जो भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा करके जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन है राजगीर में किया गया था, यानी कि बिहार में राजगीर में इसका आयोजन किया गया था, और भारत ने साउथ कोरिया को हरा करके हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 114 नंबर, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वर्ल्ड स्केट द्वारा आयोजित इन लाइन स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप चीन के बेइदाहे में आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। भारत ने 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा है। तो ये भी बात बिल्कुल इसमें सही है। पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है? न तो 1 न तो 2, क्योंकि दोनों को दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। आइए 115 नंबर, थिट्टू द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। थिट्टू द्वीप है जो दक्षिण चीन सागर में एक विवादित द्वीप है, बिल्कुल सही बात है। थिट्टू द्वीप कहाँ है? यह दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विवादित द्वीप है। यह स्पेटरी द्वीप समूह का हिस्सा है। स्पेटरी द्वीप समूह भी दक्षिण चीन सागर में है, यह काफी प्रसिद्ध द्वीप है। यह हर समय विवाद के कारण यह चर्चा में रहता है। स्पेटरी द्वीप का ही हिस्सा है जो थिट्टू द्वीप है। इस पर वर्तमान पर चीन का नियंत्रण है। जो थिट्टू द्वीप है इस पर नियंत्रण वर्तमान में फिलीपींस का है, लेकिन आरोप चीन के द्वारा लगाया जा रहा है कि ये मेरा द्वीप है। इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पर अभी वर्तमान में नियंत्रण किसका है? तो नियंत्रण किसका हो जाएगा? अभी फिलीपींस का हो जाएगा। कौन सा सही है? तो 1 और 2 इसका सही है। 116 नंबर क्वेश्चन, हेनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 23 नंबर। इसमें पहला स्थान हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम का हो जाएगा। 117 नंबर, इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह विचार कर लीजिए क्या कह रहा है। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट है जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह मुख्यतः 3 चरणों वाला एक रणनीतिक रोड मैप है, यानी कि रणनीतिक रोड मैप 3 चरण वाला है कि वर्तमान में पिछले समय में क्या हुआ, वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करेंगे, 3 आधार पर इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन देश है, ये भी बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम किसने बनाया है? तो दुनिया का पहला जो एआई जनरेटेड जीनोम है जो स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन का संबंध किससे है? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन का संबंध है जो राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा ये जो ऑपरेशन चलाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 120 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चुनना है। गलत कथन कौन सा है? रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित बुरेस्तनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ये बात बिल्कुल सही है। घोस्ट जेलीफिश इजराइल की एक विकसित पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है। तो देखिए घोस्ट जो जेलीफिश है ये इजराइल के द्वारा नहीं, ये चीन के द्वारा विकसित किया गया था। ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच में एक द्विपक्षीय संयुक्त वायु अभ्यास है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। न्योमा एयरबेस भारत की सबसे ऊंची लड़ाकू विमान सक्षम है, ये बात बिल्कुल सही है। जो घोस्ट जेलीफिश है वो इजराइल का नहीं है, वो चीन का है। केंद्र सरकार अभी स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसके सीबीएसई द्वारा गठित विशेष समिति का अध्यक्ष कौन सा है? यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कक्षा 3 से पढ़ाया जाएगा उसके लिए एक पैनल बनाया गया। उस पैनल के चेयरमैन कौन है? उस पैनल के चेयरमैन है कार्तिक रमन है। आइए 22
मंगलयान 2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे 2030 में प्रक्षेपित करने की योजना है, ये बिल्कुल बात सही है। इसका मुख्य उद्देश्य मंगल की सतह पर उतरना, ये बात बिल्कुल सही है। अब तक केवल रूस, चीन और अमेरिका ही मंगल ग्रह की सतह पर उतरे हैं, ये बात भी बिल्कुल हो जाएंगे सही। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी के सभी हो जाएंगे सही। आइए 123 नंबर करें कि हरिमोह शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत और मलेशिया के बीच में हरिमोह शक्ति अभ्यास होता है, ये बात बिल्कुल सही है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रिलोस समझौता भारत और रूस के बीच में किया गया है। इसका उद्देश्य है जो लॉजिस्टिक जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कम करना, ये भारत और रूस के बीच में किया गया, ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। डेजर्ट साइक्लोन 2025 है जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच सैन्य अभ्यास भारत में आयोजित की गई है, तो इसका आयोजन भारत में नहीं किया गया है, यूएई में किया गया है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। चौथा क्या कह रहा है कि इनो युद्ध 2025 भारतीय सेना का वार्षिक नवाचार कार्यक्रम है, ये बात बिल्कुल हो जाएंगे सही। इसका कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4 हो जाएंगे, बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 125 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विक्रम 1 रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित क्या है? ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, ये बात बिल्कुल सही है। ये विक्रम 1 है जो पहला है जो निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास 1 रॉकेट है। इसका निर्माण है जो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आइए 125 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग कर एक प्राचीन सर्पीली आकाशगंगा की खोज की है। इसका नामकरण क्या किया गया है? तो इसका नामकरण किया गया अलकनंदा नदी के नाम पर, इसका नामकरण किया गया अलकनंदा। स्वागत एफआई फ्रेमवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्वागत फ्रेमवर्क है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, ये लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा हो जाएगा? स्वागत हो जाएगा सेबी। आइए दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में किस देश ने सोमालीलैंड एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है? तो कौन दिया है मान्यता? इजराइल है जो सोमालीलैंड को स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता दिया है। निम्नलिखित में रक्षा प्रणाली के संदर्भ में स्वदेश क्या है? तो स्वदेश एक डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया एक आधुनिक पोर्टेबल समुद्री जल विलवनीकरण प्रणाली है जो इसका प्रयोग है सेना के द्वारा किया जाएगा। आइए 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत स्टेटमेंट, क्योंकि कर्नाटक नहीं आंध्र प्रदेश होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। एएम ग्रीन द्वारा विकसित यह परियोजना 2030 तक 1.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता प्राप्त करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सही। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 130 नंबर है कि बैसिलस सबलिटिस को केरल अपना राज्य सूक्ष्मजीवी घोषित किया है, बिल्कुल सही है। केरल ऐसा करने वाला तीसरा राज्य नहीं है, केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य है जिन्होंने एक सूक्ष्मजीवी को अपने राज्य सूक्ष्मजीवी घोषित किया है, करने वाला पहला राज्य है, गलत हो जाएगा। बैसिलस सबलिटिसिस पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है, ये भी बात हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस सागर ध्वनि किस प्रकार की जहाज है? तो सागर ध्वनि जहाज है जो समुद्र विज्ञान पोत है, जो सागर ध्वनि समुद्र विज्ञान पोत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, ऑपरेशन स्वदेश क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन स्वदेश के संबंध था ईरान में जो फंसे भारतीय थे उसको भारत लाना। भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ने की योग्य प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ये हंसजा शर्मा है, जिन्होंने रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है, हंसजा शर्मा। 134 नंबर, भारतीय व्यापारिक स्तर पर बायोबिटुमिन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत है जो व्यावसायिक बायोबिटुमिन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वहीं भारत का पहला व्यावसायिक बायोबिटुमिन संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। पूछा जा रहा कौन सा असत्य कथन है? तो न तो एक न तो दो, दोनों कथन क्या है? सही है। मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो मधुमक्खी गलियारा जो मधुमक्खी जो गलियारा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसी के द्वारा ये प्रारंभ किया जाएगा। जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसी के द्वारा मधुमक्खी गलियारा है पहल शुरू किया जाएगा। भारत में देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो केरल है। केरल ने जो वरिष्ठ लोग है उसके लिए अलग बजट पेश करने का प्रावधान किया है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान 91वां है और पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है, जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक है उसमें डेनमार्क है जो सबसे स्वच्छ है, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान 91वें नंबर पर है। 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। किम्बरले प्रोसेस निम्नलिखित में किससे संबंधित है? किम्बरले प्रोसेस का संबंध है जो गलत तरीका से हीरा उद्योग में जो लोग कार्य करते हैं या
उसको स्मगलिंग करते हैं हीरा का, उस पर प्रतिबंध लगाना। तो हीरे के उद्योग से किम्बरले प्रोसेस का संबंध है। इसका भारत में बैठक है, मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। आइए 139 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह योजना के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार को एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से दी गई थी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो इलेक्शन से पहले 10,000 रुपया है जो प्रत्येक महिला को भेजा गया था डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि बिचौलिया इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट सरकार है जो लाभार्थी होगा उसके अकाउंट में डायरेक्ट रुपया डाल देगी। तो डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इस योजना का नोडल कार्यान्वयन एजेंसी पंचायती राज विभाग को बनाया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत विभाग है जो ग्रामीण विकास विभाग है, ग्रामीण विकास जो विभाग है, ग्रामीण विकास पंचायत को नहीं बनाया गया, ग्रामीण विकास विभाग को बनाया गया है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएंगे। आइए 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण मुख्य रूप से बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में विकसित और पंचवर्षीय विजन पर केंद्र रहा था? तो ये कोसी और सीमांचल के क्षेत्र है। इस पर नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा 2026 का तीसरा चरण था, इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है। इस प्रकार से ये सेट का हमारा 140 क्वेश्चन है जो जीएस का ये समाप्त हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।